एवरीवन, गर्ली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। क्या ही बोलूँ, कान अब मेरा ठीक है। मैं धीरे-धीरे रिदम पर आ रही हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया कि 1 घंटे का भी मैं दे देती हूँ तो आप उसमें भी ठीक-ठाक हैं। मैं बहुत जल्दी ही 2 आवर्स का लाने की कोशिश करूँगी। चलिए चलते हैं अपनी इस जर्नी की तरफ। बातें तो बहुत नहीं करूँगी। गाइस, सैटरडे को व्लॉग आने वाला है, एक बार देखना। एंटो के साथ मैं गई थी। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब आप लोग देखोगे, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। बस प्लीज़ मैनेज करिए, जल्दी 2 घंटे की स्टोरी लाने वाली हूँ, मतलब 2 घंटे से कंटिन्यू करने वाली हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वी वूज़ियान ने किस तरह उस क्रिएचर के साथ रहकर थोड़ी बहुत चीज़ें जानी। वो बातें भी कर सकता था, वो वी वूज़ियान के दिमाग से भी खेल सकता था, उसके दिमाग को लिटिल बिट पढ़ भी सकता था और उसे इमेजिनेशन भी करवा सकता था। बट स्टिल वो वी वूज़ियान का ब्लड चाहता था। उसे बस वी वूज़ियान का ब्लड चाहिए एंड डेली बेसिस पे उसे वी वूज़ियान का ब्लड 10% चाहिए। चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ हमने देखा था। वेन्निंग ने सर्च कर लिया था कि ऑफ कोर्स वो किंग वो नहीं था जिसे वेन्निंग ने 10 साल पहले देखा था। इधर वी वूज़ियान ने उस क्रिएचर का चेहरा देख लिया था। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। मेरा शक सही था। मुझे वी वूज़ियान के पास जाना होगा, मुझे उसे बचाना होगा। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे प्रिंस की जान को बचाना है, हर हाल में, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वेन्निंग घबराते हुए अपने कमरे से बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकला वो बाकी कुछ प्रिंस से टकरा गया। वो सब चचेरे प्रिंस थे, यानी कि वी वूज़ियान के ब्लड के प्रिंस नहीं थे, तो ऑफकोर्स उसके सगे भाई नहीं हुए। और राजतंत्र में तो ऐसा होता ही है, एक भाई दूसरे भाई को मारना चाहता है। वेन्निंग वी वूज़ियान से काफ़ी सगा है, इसलिए वो समझता है किस तरह ये चीज़ें सबको बताना ऑफकोर्स वी वूज़ियान को और ज़्यादा खतरे में डालना है, और वो ये नहीं चाहता था। वेन्निंग, किसी ने वेन्निंग का हाथ पकड़ लिया। ये था वी वूज़ियान का बड़ा भाई, जो कि चचेरा भाई है और वी वूज़ियान से काफ़ी हद तक वो घृणा और नफरत करता है। वेन्निंग उससे टकराने वाला हुआ, सो दैट उसने वेन्निंग का हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी में कहाँ हो? वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है। तुम्हें देखकर लगता है। वो उसके चेहरे को देखता है। कोई गुप्त राज है जो तुम अपने सीने में छुपाए हुए हो? क्या तुम हमसे नहीं बताना चाहोगे? वेन्निंग ने तुरंत ही अपने चेहरे को शांत करना चाहा। वो अभी एकदम से घबराया हुआ था और वो ये बातें उससे कहना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो किसी तरह उस समय को बस नियंत्रित करना चाहता था, सिचुएशन को नियंत्रित करना चाहता था। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भला मैं क्यों बचाऊंगा कुछ भी? वेन्निंग के हाथ में वो तस्वीर थी। वेन्निंग ने उसे रोल करके घुमा के उस चित्र को अपने हाथ में लिया हुआ था। तभी उसके भाई ने वो चित्र खींच लिया। तो लाओ फिर दिखाओ, आखिर किसकी तस्वीर तुमने बनवाई हुई है? ये मेरी है। उसने तुरंत ही अपने भाई से चीजें ले ली। वेन्निंग, वो थोड़ा दांत पे दांत रखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? ये बोलकर उसने वेन्निंग का चेहरा ही पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। वेन्निंग ने उसे थोड़ा सा धक्का दिया। तुम्हारी तो। ये बोलकर उसने ऑलमोस्ट अपनी तलवार पे हाथ रखे थी कि तभी वहां जियान चिंग आ गया। अब जियान चिंग वी वूज़ियान के पास सेकंड पर्सन ऐसा था जिसके पास ज्यादा पावर थी एज ए प्रिंस होने के नाते। यहाँ पर क्या हो रहा है? भारी आवाज में जियान चिंग कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। वेन्निंग ने तुरंत ही उस तस्वीर को रोल करके अपने कपड़े में छिपा लिया। हमेशा की तरह इन्होंने मुझसे बेवजह की बहस की। वेन्निंग ने तुरंत ही जियान चिंग से वो बातें कही। याओ, उसका नाम याओ था। सो दैट यहाँ पर वे जियान चिंग ने उसे टोका। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। हमें सबको मालूम है कि तुम सभी लोगों को उतना पसंद नहीं करते, लेकिन भूलो मत कि तुम कोई की कहीं की किंग नहीं हो। तुम किसी भी प्रिंस पर अपने अधिकार को नहीं दिखा सकते हो। जितना तुम्हारे पास अधिकार है उतना बाकियों के पास भी है। सो दैट खुद को सुपीरियर मानना छोड़ दो तुम। याओ उसकी बातों पर काफी गुस्सा हुआ। बवाई चढ़ाकर वहां से चला गया। याओ के चमचे भी उसके पीछे पीछे चले गए। तस्वीर बनवा ली तुमने? हम जानते हैं वेन्निंग ने जियान चिंग के चित्रकार को लिया था तस्वीर बनवाने के लिए। सदर जियान चिंग ने उससे पूछा। पूरे राजतंत्र यानी पूरे महल में, यानी डेल्फिया के पूरे महल में बड़े बड़े पर्दे लगे थे। जहाँ वेन्निंग खड़ा था उसके जस्ट पीछे ही पर्दा लगा हुआ था एंड जियान चिंग उसके सामने था। हाँ, मैंने तस्वीर बनवा ली। तभी हवा का तेज झोंका आया, पर्दे से लड़ा और वो वेन्निंग के चेहरे से जा चिपका। वेन्निंग ने पर्दे से खुद को सुलझाया और इसके बाद फिर से जियान चिंग की तरफ देखा। माफ कीजिएगा भाई, मैंने तस्वीर बनवा ली है। क्या तुम मुझे नहीं दिखाना चाहोगे? जियान चिंग ने उसकी टांग खिंचाई कर दी, क्योंकि जियान चिंग को अभी तक यही लग रहा था कि जिसकी तस्वीर है वो कोई और नहीं बल्कि मैं भी वेन्निंग की प्रेमिका हो।
वो मैं। वेन्निंग ने जानबूझकर अपने चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा बनाया ताकि दोबारा जियांचिंग उससे कहने की बातें ना करे। मैं आपको दिखाना चाहता था लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाओ मजे करो। ये बोलकर जियांचिंग उसे क्रॉस करके वहां से चला जाता है। वेन्निंग एक पैर बाहर की तरफ भागा। कितनी जल्दी वो भी वूजियान के पास पहुंच जाए। और वेन्निंग ने इस बारे में अपने खास सिपाहियों को भी नहीं बताया, इवन ना तो किसी क्वीन को ना किसी प्रिंसेस को, क्योंकि वेन्निंग को यहाँ पर किसी पर यकीन नहीं था और ऐसा राजतंत्र में होता ही है और यही वेन्निंग की सबसे बड़ी भूल बन गई। सीन शिफ्ट होकर वेबूजियान पे आता है। वेइंग ने उसके चादर को खींच लिया था। आज तक वेबूजियान ने गोल्डन आंखों के अलावा कुछ भी नहीं देखा था। हाँ, वेबूजियान झुकी पूरी तरीके से चौंक गया जब वेबूजियान की नजर उसके चेहरे पर गई थी। सबसे पहले वेबूजियान ने उसकी आंखें देखी थी, डार्क गोल्डन, डार्क गोल्डन। उसकी पलकें काफी घनी थी। वह भी वेबूजियान के 10% ब्लड को ले चुका था। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। वेबूजियान के हाथ पे वो निशान और गहराई से आया। वेबूजियान ने अब उसके चेहरे को देखा। इवन उसके लंबे बाल थे, इतने भी लंबे नहीं लेकिन उसके आधे चेहरे को ढक रहे थे। बट उसकी आंखें क्योंकि गोल्डन में थी वो दिख रही थी। उसकी स्किन इतनी ज्यादा ब्राइट थी, मोर देन वेबूजियान। वेबूजियान की स्किन से ज्यादा उसकी स्किन ब्राइट थी। व्हाट? एक फ्लैशबैक आता है। वेबूजियान ने उसकी इमेज मतलब कि वो क्रिएचर कैसा दिखता है, वेबूजियान ने उसकी इमेज अपने दिमाग में बना रखी थी। एंड वेबूजियान ने सोचा था कि उसके दांत बड़े बड़े हैं तो उसका चेहरा काफी हद तक भयंकर होगा। मे भी बड़े बड़े बाल हों, मे भी बहुत ज्यादा डेंजर हो, जैसे उसने किताबों में पिशाचों के बारे में पढ़ रखा है। बट यहाँ कुछ दूसरा ही हो रहा था। हाँ, वेबूजियान 2 बार तो हाँ कर चुका था। वेइंग की नजर अब उसकी पलकों पे गई और पलकों से हटकर उसकी गालों पे गई। स्किन उसकी काफी हद तक व्हाइट थी और काफी हद तक उसके गाल भरे भरे से थे। अब वेबूजियान की नजर उसके लिप्स पर गई। वेबूजियान ने उसके लिप्स को देखा, काफी हद तक पिंक या फिर मानो कि रेड हो। वेबूजियान ऑलमोस्ट पूरी तरीके से यकीन न कर पाया। वेबूजियान अब उसके दांत को देखना चाहता था क्योंकि वेबूजियान के हाथ में 2 दांत के निशान आते थे। अब जब वो मुंह खोलेगा तब तो दिखेगा उसका दांत। अब फिर से वेबूजियान के दिमाग वाला चित्र सामने आता है। वेबूजियान उसके बारे में क्या कुछ नहीं सोचा था। उसकी बॉडी में बड़े बड़े बाल होंगे, 10-12 एक्स्ट्रा उसके दांत होंगे जो कि खूनी खूनी तरीके से दिखेंगे। उसकी आंखों के नीचे काफी हद तक डरावने वाले निशान होंगे। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही था। तो तुम? वेबूजियान एकदम से चिल्ला पड़ा। उसने वेबूजियान की तरफ देखा। यह नहीं करना था, उसने भारी आवाज में वेबूजियान से कहा और चादर को खींच लिया और अपने ऊपर फिर से लपेट लिया। मुझे लगा था तुम पिशाच हो, वेबूजियान ने अलमोस अपने पैरों को हिलाते हुए कहा। लेकिन वो पर्सन दोबारा कुछ बोला नहीं। मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम तो ऑलमोस्ट इंसान की तरह दिखते हो, फिर तुम ऐसे हैवानियत के काम कैसे कर सकते हो? तुम एक इंसान का ब्लड कैसे पी सकते हो? तुम तो हैवान निकले। उसने घूमकर वेबूजियान की तरफ देखा। मतलब ऑफ कोर्स वेबूजियान उसे एक टाइम पे हैवान कह भी रहा था, दूसरे टाइम पे इनकार भी कर रहा था। हाँ, मैं हैवान ही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आजकल के पिशाच भी इतने खूबसूरत होते हैं। वेबूजियान के मुंह से उसके बारे में ये निकल भी गया। उसने पलटकर वेबूजियान की तरफ देखा। मेरा वो मतलब नहीं था। खूबसूरत होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दिल भी खूबसूरत है। तुमने मेरे ब्लड को पिया है। उसने वेबूजियान ने अपने हाथ को देखते हुए कहा। उसके हाथ पर 2 निशान ताजे ताजे बने हुए थे। वही निशान पर वो रोज अपने मार्क को देता था, सो दैट वो निशान कभी भर भी नहीं रहा था। यकीन नहीं हो रहा, तुम इतना ज्यादा खूबसूरत हो। वेबूजियान तो हिल भी नहीं पा रहा था, बट उसी जगह से उसे देखते हुए कहता है। लेकिन जवाब में उस पिशाच ने उससे कुछ भी नहीं कहा। वेबूजियान एकदम से चुप हो गया। वो मन में सोचने लगा। यकीनन उसने सोचा था कि जो कोई भी क्रिएचर होगा वो बहुत ज्यादा डेंजर होगा, जिस तरह उसके बारे में किताब में लिख रखा है। मे बी वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, बट वो दिखने में खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास पावर भी है, वो इंसानी ब्लड भी पीता है। तो यहाँ पर बिल्कुल तय है कि उसके पास शक्तियां तो हैं, बट इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसने वेबूजियान जब बाहर झांकने लगा और बाहर जाने के बारे में सोचने लगा, तब उसने वेबूजियान के दिमाग को सेंस करते हुए उसे टोक दिया। हाँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं तो बस
मैं तो बस देख रहा था बाहर की तरफ। बाहर खतरा है तुम्हारे लिए। वो तो मैं भी सेंस कर सकता हूँ, और अंदर भी खतरा है, बेबूजियान ने मन में कहा। अंदर उसे कभी कभी कभार ही खतरा महसूस होता है, बल्कि बाहर से ज्यादा सेंस आता है। तो क्या वो अंदर ज्यादा सेफ था, यानी उस क्रिएचर के साथ ज्यादा सेफ था, मतलब उस पिशाच हैवान जो कुछ भी था, शायद ही ज्यादा। सीन शिफ्ट कर वेंडिंग पे जाता है। वह मुश्किल उसने डेल्फिया के पहाड़ों को पार किया था, और अब वो जंगल की तरफ जा रहा था। अब फिर से सीन शिफ्ट कर बेबूजान जहाँ पर फंसा हुआ है उस साम्राज्य में जाता है। हमने पहले ही देखा है, जेबुजुन की जो ग्रांड माँ है, यानी कि सुपर क्वीन जो है, उन्होंने अपने सिपाहियों को पहले ही भेज दिया है वेन्निंग को रास्ते से हटाने के लिए। वेन्निंग अभी रास्ते से जा ही रहा था, बस आखिरी नदी को पार करते ही बेबूजियान जिस साम्राज्य में है वो साम्राज्य शुरू हो जाएगा। बट नदी से पहले पार होता कि उस वक्त वेन्निंग पे हमला हो गया। वो सिपाही उसी साम्राज्य के थे। कपड़ों से वेन्निंग ने पहचान लिया, और वो समझ भी गया चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी तो बिल्कुल है ही नहीं। ऑफकोर्स बेबूजियान को बहुत बड़े जाल में उन्होंने फंसा लिया है। वेन्निंग बहुत ज्यादा डरा, क्योंकि बेबूजियान आने वाला किंग भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बेबूजियान को मार डाला हो या उसे खतरे में डाल दिया हो। ये सोचकर वेन्निंग काफी हद तक डर गया। बट उस जगह वो अकेला था, और काफी हद तक सिपाहियों की सेना ने उसे घेर लिया था। अगले ही पल उन्होंने वेन्निंग को कैद कर लिया था, और अपने साम्राज्य में कैद खाने में ले जाने लगे थे। सीन शिफ्ट होकर रात के 3 बजे के आसपास पहुंचता है। बेबूजान जानता था कि उसने एक दिन पहले क्या बताया था, कि वो इस वक्त सक्रिय बिल्कुल भी नहीं रहता है। मतलब ऐसा माना जा सकता है कि वो जिंदा ही नहीं है। बेबूजान के पास अच्छा मौका था। आज पूरे 1 हफ्ते होने को आए थे बेबूजान को वहां पर। बेबूजान की बॉडी में अभी भी उतना ही दर्द था, वो अभी भी उतना ही परेशान था। उसने फल के अलावा कोई भी अनाज खाया नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर था। ऊपर से वो क्रिएचर उसका खून 10% पी रहा था, जिसकी वजह से 7 दिन में बेबूजियान का खून भी काफी हद तक कम हुआ था। अब ऐसे में समझा जा सकता था कि बेबूजियान की बॉडी काफी हद तक लाचार थी। लेकिन ये शायद उसके लिए एक मौका भी हो सकता है। ये सोचकर बेबूजियान ने ऊपर की तरफ देखा, जहाँ से चांदनी रात की रोशनी हल्की हल्की आ रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स चांद अब अपने ढलान पर था। समय का अंदाजा तो बेबूजियान को उसी वक्त हो गया था। धीरे धीरे उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की। अब उसे एक फ्लैशबैक याद आया, जब उस क्रिएचर ने कहा था कि बेबूजियान को उसमें कोई लकड़ी बांध लेनी चाहिए। तो बेबूजियान ने अपने कपड़े का पहला लेयर उतार कर और वहां पर एक लकड़ी को अपने पैर में बांध लिया था, ताकि वो ज्यादा मूव ना हो और वो जल्दी सही हो जाए। बेबूजियान की आंखों में आंसू आ गए जब वो अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता है। ऑलमोस्ट वो रो पड़ा था, यानी कि बेबूजान ऑलमोस्ट रो पड़ा था। बट किसी तरह वो अपने पैरों को हिलाते हिलाते और पत्थर के सहारे खड़ा हो गया। उसकी कमर में इतना ज्यादा दर्द था, मानो उसकी कमर की हड्डी ही टूट गई हो। उसने उस क्रिएचर की तरफ देखा। वो अंधेरे में था, पता नहीं उसकी आंखें बंद थी, वरना तो वो हमेशा गोल्डन आइज से बेबूजान को देखा करता था। जाहिर सी बात है, बेबूजान ने अंदाजा लगाया कि वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुका है। पत्थर के सहारे बेबूजान उस छोटी सी गुफा से बाहर निकला। वैसे तो बेबूजान अभी भी उस गुफा में था, बट वो बाहर निकला। गुफा में एक और गुफा थी, जिसमें वो क्रिएचर रहता था। बेबूजान किसी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते आगे बढ़ रहा था। उसका सफेद कपड़े का जो पहला लेयर था वो तो बेबूजान ने निकाल दिया था, एंड दूसरा लेयर काफी हद तक गंदा हो गया था। गुफा से निकलते ही काफी हद तक अंधेरा हो गया। बेबूजान ने अपनी उंगलियों को इधर उधर किया और हवा में कुछ लिखने की कोशिश की, और तमाम चमकती हुई तितलियां उसके सामने उभर आई, जिसकी वजह से बेबूजान को आगे का रास्ता दिखने लगा। अब बेबूजान कितनी जल्दी वहां से भाग सकता था, वो उतनी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा था। उसे याद था कि वो ऊपर से कहाँ से गिरा था। असल में वो सीढ़ियों से वो गिराया गया था, मतलब एक पुल था जिससे वो गिराया गया था। सो दैट ऑफकोर्स बेबूजान इतना समझ चुका था कि गुफा गहराई में थी, और वहां से भागने के लिए उसे ऊंचाई तक जाना ही होगा। तितलियों के सहारे वो उस जगह भी जा पहुंचा जहां से वो गिराया गया था। क्योंकि अंधेरा था, बट तितलियों की वजह से उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, एंड वो समझ भी पा रहा था।
अब वीवूज़ियान वैसे तो नहीं निकल सकता था, तो उसने चिल्लाने की कोशिश की। उसने सोचा कि बाहर कोई भी होगा, उसकी मदद के लिए आ जाएगा। कोई है, मेरी मदद करो। वीवूज़ियान ने ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, मेरी मदद करो। बट उसे लगा 10 मिनट बाद कि शायद वहाँ पर कोई नहीं था। तो वीवूज़ियान को तुरंत ही दूसरा विचार उसके दिमाग में आया और वीवूज़ियान ने उन मायावी तितलियों से कहा कि वो बाहर जाए और मदद लेकर आए। तितलियों ने वो इकट्ठा हो गई और एक गुच्छा बनाकर वो बाहर की तरफ उड़ गई, बिना ये जाने कि क्या पता वीवूज़ियान उल्टा फंसने वाला है। वीवूज़ियान को जो सही लगा उसने खुद को बचाने के लिए वो किया। तितलियां झुंड बनाकर वहां से बाहर निकली और तितलियां सबसे पहले ही मिलने वाले सिपाही से आसपास लिपटने लगी। सिपाही थोड़ा घबराया एंड सिपाही ने हल्ला मचा दिया कि तितलियां गुफा से निकली हैं और ये 10 मिनट के अंदर ये खबर पूरे राजतंत्र में फैल गई और आनन फानन में एल्डर्स ने मीटिंग्स भी रख दी। अब राजतंत्र में साजिश न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। सबसे बड़े बुजुर्ग एल्डर्स जो थे वो उठ खड़े हुए और गुस्से में बोले, तितलियां और सिल्वर कलर की तितलियां, क्या हमने नहीं सुना था कि डेल्फिया के प्रिंस के पास सिल्वर कलर की शक्तियां हैं? अगर वहां से तितलियां सिल्वर कलर की आई हैं, इसका मतलब तो साफ है कि अभी तक प्रिंस जिंदा है। ऐसा संभव नहीं है। राजमाता उठ खड़ी हुई, यानी कि जे बुजुन की ग्रैंड माँ, एंड बोली ऐसा संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? मानो वो इतनी दूर ऊपर से फेंकने के बाद वो जिंदा बच गया हो तो। जे बुजुन आगे बढ़े और बोले, प्रिंस जिंदा नहीं बच सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स लगातार डेली उनके सिपाही वहां उन्हें खोजने जाते हैं। न तो कोई हड्डियां मिली, न तो उनका शरीर मिला। हो सकता है गुफा बहुत बड़ी है, वो कहीं छुपे हुए हों तो। दूसरे एल्डर ने कहा, संभवतः ऐसा नहीं हो सकता है। छुपकर भी कहाँ रहेंगे? इतनी ऊपर से गिरने के बाद संभवतः उन्हें चोट लगी होगी। फिर खाने पीने की चीजें, वो कैसे उससे खुद को बचाएंगे? बहस तो ऐसी हो रही थी मानो सब चाहते थे कि वो मर जाए, क्योंकि सबको मालूम था कि जब तक प्रिंस पूरी तरीके से मरेगा नहीं, उसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगर वहां से मदद की गुहार आई है तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। राजमाता ने एल्डर्स की तरफ देखा, वहां पर कोई क्या कर सकता था? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है। राजमाता उठी और सबकी तरफ देखते हुए कहा कि हम उसे संतुष्ट करें। हम जब तक उसे संतुष्ट नहीं करेंगे, हम तब तक अपने साम्राज्य को बचा नहीं सकते हैं। उसे संतुष्ट करने का मतलब यही है कि उसके ब्राइड एंड उसके ग्रूम को उसके पास भेजना। तो अब यहाँ पर समझ में आया कि वी वुजियान रियल में ब्राइड एंड ग्रूम, यहाँ ब्राइड एंड ग्रूम मतलब कि दुल्हन दुल्हन दोनों शब्द यूज किए जा रहे हैं। यहाँ जेंडर का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि राजमाता ने कहा कि उसकी ब्राइड, ऐसा लग रहा है कुछ तो बात है सबके पीछे। उसकी ब्राइड को उसके पास होना जरूरी है। जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा उसके खून से, तब तक साम्राज्य बचेगा नहीं। सारे एल्डर्स के चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीरें दिख रही थी। राजमाता ने सिपाहियों की तरफ देखा। मदद की गुहार आई है तो लिखे के अनुसार, यानी किताब के अनुसार, हमें मदद पहुंचानी होगी, उसे बचाना होगा और अगले दिन फिर से उसी जगह फेंकना होगा। ये रिवाज तब तक चलेगा जब तक कि वो प्रिंस मर नहीं जाएगा पूरी तरीके से, या फिर वो उसका ब्लड पूरी तरीके से पी नहीं लेगा। आधे घंटे के बाद, यानी सुबह 8 बजे के आसपास, क्योंकि वीवूजियान जानता है उस क्रिएचर की आंखें 10 बजे से पहले नहीं खुल सकती, जब तक सूरज की रोशनी उस गुफा में बिल्कुल चढ़ाव की तरफ नहीं आएगा। वीवूजियान अभी भी उस जगह खड़ा था और ऊपर की तरफ देख रहा था कि उसकी तितलियां कब मदद लेकर आएंगी। 8 बजे के आसपास वीवूजियान को कुछ हलचल महसूस हुई। पहले तो उसे डर लगा कि अगर राजतंत्र के सिपाही होंगे देन क्या होगा। 2-4 रस्सियां नीचे की तरफ आई। अब वीवूजियान को यहाँ पर लगा कि हो सकता है साम्राज्य के लोगों ने उसे बचाने की पहल की हो, या फिर कोई ऐसा नेक इंसान जो उसे बचाना चाहता हो। वीवूजियान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बट उसने रस्सी उस वक्त पकड़ ली, ये सोच कर के कोई तो उसे बचा लेगा। रस्सी को ऊपर खींचा गया और वीवूजियान जब ऊपर पहुंचा तो उसकी आंखें फट गई। उसके सामने क्वीन थी, यानी कि ग्रैंड मदर थी।
ग्रैंडमदर, वीवूज़ियान ग्रैंडमदर को देखकर रोने लगा। उसे लगा कि किंग ने जो किया है वो शायद ग्रैंडमदर को नहीं पता होगा, क्योंकि किंग उसे खुद ही अकेले लेकर गया था और वहाँ पर फेंक दिया था। क्या आपको मालूम है कि जिससे मेरी शादी हुई है उन्होंने मेरे साथ क्या किया? वीवूज़ियान उस जगह फूट-फूट के रोने लगा। ग्रैंडमदर ने वीवूज़ियान को गले से लगा लिया। डेफिनेटली इन सब के पीछे ग्रैंडमदर थी, बट वीवूज़ियान के सामने उन्हें बनना भी तो था। इसकी खबर हमें बिल्कुल भी नहीं थी। हमें लगा कि तुम चले गए हो। हमने तुम्हें खोजने के लिए काफ़ी सिपाहियों को भेजा, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अच्छा हुआ तुम हमें मिल गए। हम किंग से भी बात करेंगे। फिलहाल वो सिपाहियों की तरफ और खास दासों की तरफ इशारा करती हैं कि वीवूज़ियान को उसके कक्ष में ले जाया जाए। मैं वापस आना चाहता हूँ। वीवूज़ियान ने अपनी सबसे पहली ख्वाहिश रखी। आप इस हालत में लंबे सफ़र पे नहीं जा सकते हैं। मैंने आपके घर वालों को पत्र लिखवा दिया है, वो लोग कल तक यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन मुझे किंग के साथ नहीं रहना। वीवूज़ियान ने जानता है कि अभी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकता, यहाँ पर वॉर की बातें नहीं कर सकता। डेफिनेटली वीवूज़ियान इन सब का बदला तो चाहता है। वो मासूम है, प्यारा है, काइंड है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी हैवान को खुद को सौंप दे कुछ भी करने के लिए। उसकी ज़िंदगी इतनी गई गुजरी बिल्कुल भी नहीं है। और ये शादी वीवूज़ियान के लिए सबसे बड़ा ड्रामा था। वीवूज़ियान ने दिल से इस शादी के बारे में सोचा था। कोई सवाल ही नहीं बनता कि वो जेबुजुन को माफ़ कर दे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना काइंड प्रिंस था। सीन शिफ्ट कर वहाँ पहुँचा। कक्ष में हकीम जी बुलाए गए थे। वीवूज़ियान की हालत को देखकर काफ़ी हद तक वो परेशान हुए, बट वीवूज़ियान को थोड़ा इत्मीनान था कि अब राजमहल के सारे लोगों को पता चल गया है। देन किंग उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उसके घर वाले उसे लेने के लिए आते ही होंगे, क्योंकि लंबा सफ़र करना अभी उसके बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। सीन शिफ्ट होकर दिन के 11 बजे के आसपास पहुंचता है। जब धूप उस गुफा में पहुंची थी, उसकी आंखों में काफी गुस्सा था। इस वक्त उसकी आंखें गोल्डन नहीं बल्कि पूरी तरीके से लाल दिख रही थी। वो उस जगह को देख रहा था जिस जगह वीवूज़ियान पिछले 7 दिनों से बैठा रहा था या फिर लेटा रहा था। वो जगह पूरी तरीके से खाली थी। उस क्रिएचर ने, हैवान ने जो कुछ भी अपनी आंखें बंद की और सेंस करने की कोशिश की कि जिस दौरान वो निष्क्रिय था, यानी पूरी तरीके से डीएक्टिवेट था, उस दौरान इस गुफा में क्या हुआ। उसने देखा कि वीवूज़ियान ही उठकर बाहर गया और फिर उसने मदद की गुहार लगाई और फिर सिपाही उसे आकर लेकर चले गए। यहाँ तक कि वो ये भी सेंस कर पा रहा था कि वीवूज़ियान का इलाज हो रहा है। उसकी आंखों में इतनी लालिमा आई, ऐसा लगा आंखों से खून निकल आएगा। गुस्से के मारे उसने एक गहरी चीख लगाई। उसके मुंह से जो चीख निकली पूरे साम्राज्य के लोगों को वो सुनाई दिया। इवन वीवूज़ियान को भी वो चीजें सुनाई दी। ये क्या है? वीवूज़ियान ने वो तुरंत उठ के बैठ गया और उसे अपने आसपास खतरे का सेंस होने लगा। मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? वीवूज़ियान ने अपने हाथ को अपने दिल पे रखा, और जब उसने अपने हाथ को अपने दिल पे रखा, देन वीवूज़ियान ने अपने हाथ पे एक निशान देखा। ये निशान वही निशान था जो वीवूज़ियान ने उस क्रिएचर के नंगी पीठ पर देखा था। एक सांप का निशान, एक भयंकर डरावने सांप का निशान। वीवूज़ियान ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। वीवूज़ियान डेल्फिया का प्रिंस था। डेल्फिया एक ऐसा स्टेट था जहाँ सब कुछ बहुत प्योर था। इवन जब प्रिंस हैप्पी होते थे तो फ्लावर की बारिश होती थी। वो स्टेट इतना ज़्यादा प्योर था, और अभी वीवूज़ियान के हाथ पे इतना खतरनाक निशान देखकर वीवूज़ियान खुद ही चौंक गया। मतलब इन सब चीज़ों से वीवूज़ियान का पाला नहीं पड़ा था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कहीं से कमजोर या वीक था। वो जल्दी जल्दी अपने हाथ को रगड़ने लगा, बट उस जगह वो निशान पूरी तरीके से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी स्किन में धंस चुका है। वीवूज़ियान की आंखों में आंसू आ गए कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके दिल की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। उसका दिमाग का सेंस खतरे की घंटी बजा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उससे जुड़ गया हूँ? वीवूज़ियान ने परेशान होते हुए कहा। यकीनन वीवूज़ियान को अभी भी याद है कि जब उसने उस पुस्तक को पढ़ा था तो उसके आखिरी पन्ने पर, मतलब आखिरी से पहले पन्ने पर क्या लिखा था कि उस कर्ज से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, या फिर उस हैवान या फिर उस
पिशाच से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आगे कुछ बच्चों की बातें लिखी थी एंड आगे का पन्ना गायब था। हाँ, बेबूजियान का चेहरा सफेद एंड उसे फिर से याद आया कि किस तरह उस क्रिएचर ने बेबूजियान के सिर पे अपना हाथ रख के एक बच्चे का विजुअल्स दिखाया था। अब बेबूजियान एक एक करके सारी कड़ियां जोड़ रहा था कि कहीं इन सब से बेबूजियान का कोई कनेक्शन तो नहीं है। वो काफी हद तक परेशान हुआ। वो उस जगह कुछ कर भी नहीं सकता था। चलने फिरने की हालत तो बेबूजियान की बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वहां कुछ दासियां इंटर हुई। रात के 8 बज चुके थे। प्रिंस, आपको सजाएंगे हम। क्यों? बेबूजियान ने उनसे सवाल पूछा। क्योंकि आप रात्रि भोज के लिए ग्रैंड माँ के पास आ रहे हैं, इसलिए आपको सजाया जाएगा। ये यहाँ के रिचुअल्स हैं। बेबूजियान ने मन में कहा, जितना वो राजमाता के करीब रहेगा उतना ही वो सेफ रहेगा। जब तक कि उसके घर वालों में से कोई आ नहीं जाता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि ग्रैंड माता से बना कर रखे। लेकिन बेबूजियान इस बात को नहीं जानता है कि इन सब चीजों को रन करने वाली कोई और नहीं बल्कि राजमाता ही है। बेबूजियान ने हामी तो भर दी, लेकिन दासियों के हाथ में जो सजाने का सामान था, बेबूजियान थोड़ा सा परेशान हुआ क्योंकि वो फिर से एक ब्राइड या ग्रूम के जोड़े में होने जा रहा था। सारी चीजें बिल्कुल वैसी थी जैसे कि बेबूजियान वेडिंग नाइट पे पहने हुए था। कपड़े से लेकर जेवर, खुशबूदार चीजें, सब कुछ वैसे ही था। क्या दोबारा पहनूंगा मैं? बेबूजियान ने सबको देखते हुए पूछा। प्रिंस, आप यही पहनने वाले हैं, ये यहाँ की रस्म और रिवाज है, दूसरी दासी ने उसे बताया। ठीक है। बेबूजियान को एक बार फिर से उसी तरह सजाया गया और बेबूजियान सब कुछ ये चीजें इसलिए सहता रहा क्योंकि बेबूजियान को इस बात का एहसास था कि ग्रैंड माँ के करीब रहना उसके लिए जरूरी है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां बेबूजियान फिर से एक बार ग्रूम और ब्राइड के जोड़े में आ गया था। लाल लाल कलर का आगे पर्दा भी डाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शादी आज ही है। असल में कोई अनहोनी गत या कोई भी उस पिशाच, ड्रैगन या क्रिएचर का ग्रूम, ब्राइड जो कुछ भी है, गलती से अगर वो मदद मांग लेता है तो राजतंत्र के लोगों का ये कर्तव्य है कि मदद पहुंचाए। लेकिन अगले मतलब की रात फिर से रिचुअल सेम ही करने होंगे। दूल्हा दुल्हन बनाकर उसे फिर से ऊपर से फेंकना होगा। उस क्रिएचर की अमानत को उसे देना होगा। यही रस्म था और बेबूजियान के साथ भी यही किए जाने वाला था। बेबूजियान को तो बस यही लग रहा था कि वो रात्रि भोज के लिए जा रहा है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बेबूजियान फिर से उस हैवान का चारा बनने जा रहा था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां बेबूजान की आंखों के सामने रिचुअल्स के नाम पे पट्टी बांधी गई थी और उसका हाथ पकड़ के उस तरफ ले जाया गया था। कक्ष से बाहर निकलते ही बेबूजान का हाथ किसी और ने पकड़ा और बेबूजान को खतरे का सेंस होने लगा एंड उसे कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदाजा लगने लगा कि उसे फिर से वही सब कुछ फेस करना पड़ेगा। मेरे साथ ही क्या हो रहा है? बेबूजान ने पट्टी हटाने की कोशिश की बट राजमाता ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये हमारे यहाँ के रिचुअल्स हैं। तो बेबूजियान को लगा कि जब ग्रैंड मदर खुद ही ये बात कह रही हैं तो फिर कोई झूठ नहीं होगा। उसे लगा नहीं था कि ऑफकोर्स जो सब कुछ हो रहा है वो ग्रैंड मदर की वजह से हो रहा है। 10 मिनट तक बेबूजियान ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ के चलता रहा और उसे भी यही लग रहा था कि वो वहां पर रात्रि भोज के लिए जा रहा है। बट बेबूजियान उसी जगह आकर खड़ा हो गया जिस जगह से बेबूजियान को फेंका गया था। इस बार बेबूजान को किसी ने गोद में नहीं उठाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार नीचे गिरने के बाद एंड उसका ब्लड पीने के बाद बेबूजान रियल में जान से बिलोंग करता है। ये जिसका ब्राइड एंड ग्रूम है, यानी कि जिसका पार्टनर है, बेबूजान को वही छू सकता है, कोई और छू नहीं सकता है। इसलिए जेबुजुन ने उसे गोद में नहीं उठाया था। क्या हम पहुंच गए? जब बेबूजान को लगा कि ग्रैंड माँ ने उसका हाथ छोड़ दिया है तब बेबूजान ने ग्रैंड माँ से पूछा कि क्या हम पहुंच गए। ग्रैंड माँ ने उसकी पट्टी एक झटके से खींची और बेबूजान जो कि सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उस दर्द के मारे सामने की तरफ देखता है और फिर से उसकी आंखों के सामने तुरंत ही समान मंजर आ गया। बेबूजान समझ गया कि बेबूजान उसी जगह खड़ा है जिस जगह से उसे फेंका गया था। कुछ भी बदलाव यहाँ पर नहीं था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, इसका मतलब आप भी। बात पूरी होती कि बेबूजान को ग्रैंड माँ ने नीचे धक्का दे दिया। एक बार फिर से दुल्हन या दूल्हे के जोड़े में बेबूजान ऊपर से चिल्लाते हुए नीचे गिरा। अलमोस्ट उसकी आंखों
में पेन था, यानी एक दर्द था, क्योंकि उसे दर्द रियल में हो रहा था। ऊपर से वो जानता है ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है ये बहुत ज़्यादा घिनौना है, और वो चाह कर भी इन सब में कुछ कर नहीं पा रहा, यहाँ तक कि वो अपनी मदद भी नहीं कर पा रहा। वो समझ गया था अब दोबारा इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो जिंदा तो नहीं रहने वाला है, तो इस तरह उसकी मौत होनी थी तो उसे पहले ही बार में मर जाना चाहिए था। इस तरह घुट घुट के मरने से क्या फायदा, गिर जाएगा बच भी जाएगा, तब भी उसे घुट घुट के ही मरना था। एक चीख के साथ वो गिर तो गया, बट अचानक से बहुत ज्यादा चौंका जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे अपनी गोद में ले लिया है। बेबूजियान ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। ऑफकोर्स ऊपर के लोग नीचे नहीं देख पा रहे थे, वो इतना गहरा था, इतना गहरा था, शायद आवाज सुन पाना भी मुश्किल था। और यही वजह था कि जब बेबूजियान नीचे से चिल्ला रहा था तब उसकी आवाज ऊपर नहीं आई थी, जब तक कि उसकी तितलियां ऊपर नहीं पहुंची। लोगों को पता नहीं चला कि अंदर बेबूजियान मदद मांग रहा है। बेबूजियान की नजरें उस लाल लाल आंखों पे गई थी। आज गोल्डन आंखें नहीं थी। बेबूजियान को लगा कोई दूसरा हैवान है और वो एकदम से चिल्ला पड़ा। बेबूजियान जब चिल्लाया तो उसकी आंखों में और ज्यादा ब्लड या खून दिखा। मुझे जाने दो, तुम कौन हो? बेबूजियान दोबारा से भी चिल्ला पड़ा। तुम वो नहीं हो, मुझे जाने दो उस गुफा के अंदर, मुझे उसके पास जाना है। अब वहां पर रहकर बेबूजियान उसकी आंखों से और ज्यादा डर गया। अंधेरी की वजह से वो चेहरा नहीं देख पाया, बट आंखें तो उसने बस एक ही चीज तो आज तक नोटिस की थी, वो थी उस हैवान की आंखें जो कि गोल्डन में थी, नबी पूरी लाल हो गई थी। मुंह बंद करो अपना, उसने भारी आवाज में बेबूजियान को डांटा। एन आवाज बेबूजियान पहचान चुका था। तुम्हारी आंखें। वो गुस्से में पीछे मुड़ा और बेबूजियान को उसी गुफा के अंदर ले गया जिस गुफा में वो इतने दिन से बेबूजियान के साथ रह रहा था। आज बेबूजियान का उसका 8वां दिन होने वाला था। उसने बेबूजियान को ऑलमोस्ट उसी जगह रखा जिस जगह बेबूजियान रहता था। रात के 8 बज रहे थे, जिसकी वजह से चांदनी रात की रोशनी उस गुफा में नीचे उसी जगह पहुंच रही थी जिस जगह बेबूजियान बैठा करता था। उसने बेबूजियान को बिठाया और 2 कदम दूर हो गया। तुम। उसने बेबूजियान का हाथ एक झटके से पकड़ा और अपने मुंह में लगा लिया और उसके ब्लड को सक करने लगा। बेबूजियान को दर्द तो महसूस हो रहा था, बट वो समझ नहीं पा रहा था वो इतना अग्रेसिव क्यों है। उसने बेबूजियान को इससे पहले इतनी बेरहमी से कभी नहीं काटा। मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, तुम एक बार में मुझे क्यों नहीं मार देते, एक ही बार में पूरा ब्लड क्यों नहीं ले लेते? उसने गुस्से में बेबूजियान ने गुस्से में उल्टा ही क्रिएचर को सुनाया कि जब मारना ही है तो उसे मार क्यों नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा ब्लड पीकर वैसा क्यों कर रहा है। और वैसे भी ऐसी जिंदगी कोई नहीं जीना चाहता जहाँ जहाँ पार्टनर ही ऐसा करे, हम सफर ही ऐसा करे। मतलब ऑफ कोर्स किंग से उसकी शादी हुई थी और किंग ने उसे धोखा दिया है। बेबूजियान अब ऐसी जगह रहना नहीं चाहता, इससे बेहतर है वो मर जाए। इतनी बातें बेबूजियान की पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने ऑलमोस्ट बेबूजियान को फिर से लाल नजरों से देखा। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी। तुम पर अब उसका नहीं मेरा हक है। बेबूजियान ने जब उसकी ये कड़क आवाज सुनी तो हैरान होकर उस तरफ देखने लगा। कौन सा हक, किसका हक? पहली बात तो हक जैसा कुछ नहीं होता। अब बेबूजियान डेल्फिया का प्रिंस था जहाँ हर कुछ इक्वल था, लड़का हो या लड़की, औरत हो या मर्द। और हक, हक कैसा हक? शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम पे मेरा हक हो गया, उस पे उसका हक हो गया। हक तो मानता था बेबूजियान, लेकिन एक प्रभावी हक बिल्कुल भी नहीं, जो प्रभावी होने की कोशिश करता है। आसान भाषा में कहें तो डोमिनेंट वाली बात होने वाली बात है। हक, कैसा हक? बेबूजियान ने कंफ्यूज होकर उसकी लाल आंखों में देखा। ब्राइड का हक है? अब बेबूजियान ऊपर से गिरा था, अब उसे डबल सदमा लगा था। मतलब दूसरे दिन भी उसके साथ इतना घिनौना हरकत उन लोगों ने किया था। नीचे गिरने के बाद उसे लगा था वो मर जाएगा। चलो किसी तरह बच भी गया, तो उस क्रिएचर की बातें उसे मार डालेंगी। कौन सा ब्राइड की बातें वो कर रहा था? मैं ब्राइड नहीं हूँ, बेबूजियान ने उसे देखते हुए कहा। उसने बेबूजियान की तरफ अभी भी गुस्से में देखा। मैंने कहा मैं ब्राइड नहीं हूँ, मैं ग्रूम हूँ। वो कहने की कोशिश कर रहा था कि वो एक मेल है, लेकिन वो ग्रूम हुआ, ना कि ब्राइड हुआ। ब्राइड का मतलब फीमेल से नहीं है, उसने भारी आवाज में कहा। बेबूजियान ने उसकी तरफ देखा। इनडायरेक्टली वो हर बार बेबूजियान को इसी बात का एहसास दिलाता था कि उसने तो सुना था डेल्फिया के प्रिंस काफी ज्ञानी हैं, बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हारा हक है? मेरा ही हक है, उसने भारी आवाज में कहा। कैसा हक? मेरी शादी तुमसे नहीं हुई है। तुम्हारी शादी किंग से हुई है। आगे डॉट डॉट डॉट। वहां पर बात रुक गई। विभूजियान को उसकी बातें समझ में नहीं आई। किंग से हुई मतलब क्या है? तुम्हें और ज्यादा दर्दनाक मौत मिलेगी, उसने विभूजियान को देखते हुए कहा। क्या इतनी कम दर्दनाक है? तुमने कभी मेरा अंदाजा लगाया कि मुझे क्या महसूस होता है? इससे बेहतर है तुम मार डालो। मुझे कोई खंजर मिलेगा तो मैं खुद को मार डालूंगा। ये जिंदगी बहुत कठिन है। इस तरह घुट घुट के जीना तो और ज्यादा कठिन है। और जहां तक मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? नेबूजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या चाहिए? उसने सवाल पूछा। मेरा खून, और अगर जिंदा बचा तो तुम्हारा बच्चा। उसने जब ये सुना तो वो हैरान होकर वीवूजियान की तरफ देखने लगा। वो सोचने लगा कि वीवूजियान को सारी बातें कैसे पता है, कि अगर 10 दिन ब्लड चूसने के बाद भी वो जिंदा रहा तो ऑफकोर्स वो वीवूजियान उसके बच्चे को देगा, मतलब बच्चा देगा। जैसे भी यहाँ बर्थ करने का प्रोसेस नहीं था, स्टिल कुछ तो प्रोसेस था जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को जिंदा कर सकता था। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, भले ही तुम मुझे मार डालो, वीवूजियान ने उसे देखते हुए कहा। एक हैवान का बच्चा हैवान ही होगा, चाहे जो कुछ भी कह लो, उसने उसे सुना दिया। 20 मिनट की खामोशी के बाद वीवूजियान को फिर से गुस्सा आया कि एटलीस्ट वो कुछ तो बोले। वो इतना गुस्से में क्यों था? तुम इतना गुस्से में क्यों थे? सही कहा तुमने, हैवान का बच्चा हैवान ही होगा। वो अभी तक वहां पर ही स्टक था। वीवूजियान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरीके से येलो हो चुकी थी, मतलब गोल्डन हो चुकी थी। दैट्स मीन उसका गुस्सा चला गया था, और अब वो किस भावना के साथ था उसे नहीं पता। तुम हमेशा ही चादर क्यों लपेट के रखते हो, जबकि तुम दिखने में बहुत अच्छे हो? वीवूजियान ने अपने पैरों को बटोरते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये ब्राइड का जोड़ा तुम पर अच्छा लगता है। उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अलग ही दुनिया में जी रहा था। वीवूजियान ने मन में कहा। एड़ा है क्या? एड़ा है मतलब क्या, ऊपर से सनका हुआ है क्या? ये तो बिल्कुल वही बात हुई। वीवूजियान दिन की बातें कर रहा था तो वो रात की बातें बता रहा था। वीवूजियान दाल की बातें कर रहा था तो वो चावल चावल रट रहा था। मैंने तुमसे पूछा कि तुम ये चादर लपेट कर क्यों रखते हो? क्योंकि उसने वीवूजियान के चेहरे को देखा। क्योंकि मैं खुद को फेस नहीं करना चाहता। तो तुम क्या चाहते हो? उसने उससे सवाल पूछा। तुम्हारा ब्लड और एक बच्चा। मैं हैवान का बच्चा कभी नहीं करने वाला हूँ, वीवूजिया ने चिल्लाते हुए कहा। क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? मैं डेल्फिया का प्रिंस हूँ। तुम लोग मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी, और सबको मिलेगी। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। सीन शिफ्ट होकर डेल्फिया में पहुंचता है। मैडम यू को अलग अलग जगह के सिपाही आकर बता रहे थे। क्वीन, दक्षिणी इलाके के फ्लावर, जितने भी फ्लावर थे वो धीरे धीरे मुरझा रहे हैं। क्वीन, उत्तरी इलाके की भी बर्फ पिघल रही है। तो किसी ने कहा कि क्वीन, पश्चिमी इलाके का भी, मतलब कि जितने भी जंगल थे वो सूख रहे हैं। क्या? मैडम यू काफी हद तक हैरान हुई। जिस वजह से वीवूजियान की शादी कराई गई थी, ये सोच कर के साम्राज्य में पहले की तरह चीजें हो जाएंगी। साम्राज्य की चीजें और बिखरने लगी। सबसे ज्यादा चिंताजनक बातें ये थी कि फूलों का मुरझाना। फूलों का मुरझाना ये मतलब था कि प्रिंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ये संकेत सबको नहीं पता थे, लेकिन ये संकेत मैडम यू को अच्छी तरीके से पता थे। यानी डेल्फिया की क्वीन को पता था। क्वीन ये भी जानती थी कि जब प्रिंस खुश होते थे तो फ्लावर की बारिश होती थी। और ये बात तो पूरा स्टेट जानता था, बट ये बात पूरे स्टेट के लोगों को नहीं पता था, क्योंकि ये प्रिंस की कमजोरी थी, और ऐसी कमजोरी कभी भी बाहर नहीं आने देते हैं राजतंत्र के लोग। तो यहाँ मैडम यू काफी चिंता में आ चुकी थी। उन्होंने सिपाहियों को जाने के लिए कहा। इसके बाद उनकी एक बैठक होती है जिसमें जियान चिंग और यान ली एक प्रिंसेस थी जो कि काफी हद तक राजतंत्र के कामों को संभालती थी। जियान चिंग भी बूजियान के बाद सबसे ज्यादा पावर को होल्ड करता था, जिनके साथ मैडम यू चुपचाप गुप्त बैठक कर रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, उन्होंने जियान चिंग को देखते हुए कहा। माँ, अगर ऐसी बात है तो हम अपने गुप्तचर को उस साम्राज्य में भेज सकते हैं और वीवूजियान के बारे में कुछ खबर निकलवा सकते हैं। अगर हम कुछ खबर भेजेंगे वहां पर, अगर वीवूजियान खतरे में भी हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? तुम सही कह रहे हो, लेकिन वहां पर कोई भी गुप्तचर नहीं जा सकता। तुमने वो सफेद नदी के बारे में सुना है? उसे कोई बिना
इनविटेशन जब तक निमंत्रण पत्र नहीं मिलेगा, उस नदी को कोई भी पार नहीं कर सकता है। और पत्र पर उनकी राजमाता के फिंगरप्रिंट होने चाहिए, मतलब कि ऑफकोर्स दांत लगा अंगूठे का निशान होना चाहिए, तभी कोई पार कर सकता है। उससे पहले पार करना मुश्किल है। तो वहाँ गुप्तचर भेजने का कोई भी जरिया उनके पास नहीं है। तो इन सब का बस एक ही हल मिला, एक ही चीजें मिली। अंत में बात करते करते मैडम यू ने कहा कि हमें एटलीस्ट 15 दिन, यानी कि 15 दिन का इंतजार करना चाहिए। उनके वादे के मुताबिक वी वूज़ेन 15 दिन के बाद फिर से अपने स्टेट डेल्फिया में आएगा। तो अभी तक कुछ तो खबर मिलेगी, और अगर 15 दिन पे कोई भी खबर नहीं मिली तो हम खुद ही वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। सीन शिफ्ट होकर वी वूज़ेन पे पहुंचता है। वी वूज़ेन सामने की तरफ देख रहा था। क्या सच में मुझे बच्चा पैदा करना होगा? वी वूज़ेन जो कि तब से कई बार सदमे में आ चुका था, ये सोचकर कि उसे एक हैवान का बच्चा पैदा करना होगा, जिस हैवान से उसे कोई भी लगाव नहीं है। हाँ, जवाब में उसने बस ये कहा, मैं तुम्हारे साथ सोने वाला नहीं हूँ। एक प्रिंस होकर भी उसने ऐसे लैंग्वेज को यूज कर लिया। वो किंग अभी, मतलब कि वो हैवान बैठा हुआ था अंधेरे में। उसने चादर फिर से लपेट रखी थी। उसकी बस गोल्डन आंखें दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तो वीबूज़ा नहीं देख सकता था, बट वीबूज़ान उसकी चमकती हुई आंखों को देख पा रहा था। मैंने सुना था डेल्फिया के प्रिंस बहुत ज्ञानी हैं। उम्मीद नहीं थी कि ऐसे बात करेंगे। उसने फिर से वीबूज़ान की टांग खिंचाई कर ली। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर बेवकूफ हूँ? किसने कहा कि बच्चा पैदा करने के लिए सोने की जरूरत है? तुम जागते रहोगे तब भी बच्चा हो जाएगा। अभी वूज़ा ने जब ये सुना, ऑफकोर्स उसने फटाक से मुंह घुमाया। ठीक है, वो सोने की लैंग्वेज तो सब कहावत में कह देते हैं। डेफिनेटली ना भी सोएगा तब भी बच्चा तो हो ही सकता था। मेरा मतलब शारीरिक संबंध से था। बीबूज़ियान ने अपनी बातों को पूरी तरीके से सफेद किया, बट इस जगह वो कुछ नहीं बोला। और पता नहीं तुम्हारा, अभी बीबूज़ियान कुछ और ही बोलने वाला था, और उस चीज को उस क्रिएचर ने सेंस कर लिया कि बीबूज़ियान उससे क्या बोलने वाला है। देन वहां पर किटकिटाने की आवाज आई, थोड़ा सा हंसने की आवाज आई। ये किटकिटा रहा है या हंस रहा है? मीन गुस्सा कर रहा है, क्या कर रहा है? क्या तुम रो रहे हो? बीबूज़ा ने जानबूझकर उससे विपरीत सवाल पूछा। यानी ये बातें भी उसने सेंस कर ली, यानी वो जो क्रिएचर था ना, उसने सेंस कर ली कि बीबूज़ा जानबूझकर उल्टा सवाल पूछ रहा है ताकि वो इरिटेट होकर बोल दे कि मैं तो हंस रहा हूँ। बट जब उसने बातें सेंस कर ली, देन उसने बीबूज़ान को जवाब दिया, हाँ मैं रो रहा हूँ। तुम क्यों रो रहे हो? विंग ने रुकते रुकते सवाल पूछा। शारीरिक संबंध वाली बात पे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं तो वही कह रहा था जो मैं जानता हूँ। मैं तुमसे शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन मैंने इस बारे में मुझे रोना नहीं आया। जबकि वो हंस रहा था तो किस बात पे रोना आया? तुमने जो भी सोचा उस बारे में रोना आया। किस बारे में? यही कि मैं हैवान हूँ तो मेरा भी बुजियान ने फटाक से अपने मुंह पे हाथ रखा, फिर अपने दिमाग को पकड़ा। अब वो अपने आप को सोचने से कैसे रोके? ये गलत बात है किसी के बारे में इस तरह थॉट रखना। ये गलत बात है। तुम मेरे विचार कैसे सुन सकते हो या मेरे विचार कैसे पढ़ सकते हो? मेरे बस में कुछ नहीं है। मेरे पास ऐसी पावर्स हैं, इसलिए मैं सेंस कर लेता हूँ। उसने वीबूज़ियान को देखते हुए कहा। वीबूज़ियान मन में कहता है, सेंस तो वो भी कर सकता है, बट वैसी चीज़ें नहीं। वो बहुत ऊपरी ऊपरी चीज़ें सेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई खुश है तो महसूस कर सकता है कि सामने वाला खुश है। अगर दुखी है तो वो महसूस कर सकता है कि वो दुखी है। बट वीबूज़ियान उस क्रिएचर के दिमाग को नहीं पढ़ पा रहा था। उसके आसपास होते ही वो ये तो महसूस कर लेता था कि समटाइम उसे खतरा महसूस होता है, समटाइम उसे सुरक्षित महसूस होता है, बट वो उसके आसपास रहने से उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बातें वो बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था। सीन शिफ्ट होकर वेनिंग पे जाता है, जिसे कैद खाने में बहुत बुरी तरीके से कैद करके रखा गया था। उसके पूरे शरीर को बेड़ियों में जकड़ के रखा गया था। वेनिंग को कुछ वजह से भी जिंदा रखा गया है। वेनिंग से खुद मिलने के लिए राजमाता आई थी। हमें लगा था इस बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। हम भूल कैसे गए कि तुमने 10 साल पहले हांग मंगचुन को देखा था। वेनिंग पूरी तरीके से अवाक रह गया। हांग मंगचुन। अब जाकर उसके दिमाग में रियल नाम आया, क्योंकि जब से उसे शक था तब से वो अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, बट उसे बार बार जे बुजुन ही आ रहा था। उसे हांग मंगचुन का तो ख्याल आया ही नहीं।
वी बुजान जिससे 10 साल पहले मिला था, जो रियल किंग का दावेदार था, वो कोई और नहीं बल्कि हांगमांग जुन था, ना कि जी बुजुन। हम भूल गए कि तुमने हांगमांग जुन के साथ कुछ पल भी बिताए थे। अब फिर से वेनिंग उनको देखकर काफी हद तक परेशान हो गया और सोचने लगा कि हाँ, इसलिए तो वो जानता है कि हांगमांग जुन कैसा दिखता था और उसका बिहेवियर कैसा था। मतलब थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो उसे याद ही है। तुम्हें क्या लगा कि तुम डेल्फिया के प्रिंस को आकर ये सारी बातें बता दोगे? क्या ये इतना आसान है? क्या इस दिन के लिए हमने इतने साल इंतजार किया? आप क्या कर रही हैं? आप आखिर करने क्या वाली हैं? और किंग कहाँ यहाँ आके, और बेबूजान की शादी उस जेबूजन से क्यों हुई? वेन्निंग ने एक ही बार में कई सारे सवाल पूछ लिए। बेबूजान मीन्स की प्रिंस की शादी जेबूजन से क्यों हुई, जबकि वो किंग नहीं है, किंग कोई और है। बेबूजान की शादी तो यहाँ के किंग से लगी थी, तो डेफिनेटली बेबूजान की शादी जेबूजन से नहीं बल्कि किंग से हुई है। और डेफिनेटली बेबूजान ने किंग का नाम लेकर ओथ नहीं ली थी, बल्कि सिर्फ किंग कहा था, तो डेफिनेटली बेबूजान ने ओथ भी उसके लिए ली, जो यहाँ का रियल में किंग है या दावेदार है। तो इसका मतलब ये था कि बेबूजान को यही बताया गया था कि उसकी शादी वहाँ के किंग से हो रही है, तो रियल में इसका मतलब जेबूजुन नहीं थे, रियल में उसका किंग का मतलब वो था, यानी कि हांगमांग जुन था, जिसके बारे में बेबूजान थॉट रख रहा था। वेन्निंग के दिमाग में फिर से सारी बातें आई। अब यहाँ पर पूरा पानी की तरह साफ था कि बेबूजान जिसके बारे में सोच रहा था, जिस किंग के बारे में थॉट कर रहा था, या जिससे बेबूजान की शादी रियल में होने वाली थी, या फिर जिसके नाम पर बेबूजान ने ओथ ली थी, वो जेबूजुन तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो वहाँ के किंग थे, और वहाँ के रियल किंग जेबूजुन नहीं बल्कि हांगमांग जुन है। वेन्नी का चेहरा सफेद था कि तभी जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। अब कोई और नहीं हंस रहा था, बल्कि राजमाता हंस रही थी, और वो समझ गई थी कि वेन्निंग ने सारी चीजें कैप्चर कर ली हैं। कैप्चर का मतलब अपने दिमाग में सारी चीजें सेंस कर ली हैं। हो अच्छा हुआ तुम प्रिंस की तरह बेवकूफ नहीं हो। हमारे प्रिंस बेवकूफ नहीं हैं, ऐसा कहने की जरूरत भी मत करिएगा। वेन्निंग ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। तलवार उसके गर्दन पे रखी गई थी। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम उनमें से एक हो। क्या तुम्हें मालूम है कि बेबूजान की जान कभी भी जा सकती है, और अगर जिंदा बचा तो सबसे दर्दनाक मौत उसे ही मिलने वाली है। उसे नहीं पता कि वो किस रास्ते पे चल रहा है। उसे नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसे नहीं पता कि उसे कितना दर्द मिलेगा। उसे नहीं पता कि हमारे साम्राज्य के लिए उसकी मौत होना कितना जरूरी है। मौत किसकी मौत? विनिंग सलाखों के अंदर से छटपटा गया। ऐसा लगा कि वो जलबिन मछली हो गया है। ऑफ कोर्स वो हर हाल में अपने प्रिंस को बचाना चाहता था। बेबूजान की मौत। ग्रांड माँ ने यानी राजमाता ने विनिंग को देखते हुए कहा, हमारे ऊपर से कर्ज तभी हटेगा जब वो इस खानदान को एक हैवान का बच्चा देगा। एक हैवान का बच्चा और उसकी बलि, साथ में बेबूजान की मौत। ये शर्तें हैं इस साम्राज्य को उस कर्ज से बचाने की, वरना हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे टोट आगे उन्होंने बातें पूरी नहीं की। रियल में हांगमांग जुन कहाँ है, ये बात अभी किसी को नहीं पता। शायद राजमाता को पता हो या उन लोगों को पता हो। वेन्निंग को तो नहीं पता कि रियल में हांगमांग जुन अब कहाँ पर है। फिर दूसरी बात स्टक हुई उसके दिमाग में। बेबूजियान को हैवान का बच्चा इस साम्राज्य को देना होगा, और उस हैवान के बच्चे को बलि पे चढ़ाया जाएगा। बलि पे चढ़ाने वक्त बेबूजियान की भी मौत होगी, यानी बच्चा और बेबूजियान एक साथ में मारे जाएंगे, और तब जाकर इस साम्राज्य से पूरी तरीके से कर्ज खत्म होगा। एक ऐसा कर्ज जिसने सालों पहले सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसका इसका इंतजार राजतंत्र के सारे एल्डर्स कर रहे थे, और अभी मैडम यू यही बात को रिपीट कर रही थी। इसका क्या मतलब हुआ? सीन शिफ्ट होकर बेबूजियान पे पहुंचता है। बेबूजियान जो कि उसे काफी देर से बातें कर रहा था, अब तो उसे लग भी नहीं रहा था कि वो हैवान उसका ब्लड पीता है। हालांकि ये सच था कि बेबूजान उसे मारना चाहता है। डेफिनेटली बेबूजान कैसे एक ऐसे व्यक्तित्व को, कैरेक्टर को छोड़ देगा जो बेबूजान का रियल में ब्लड लेता हो। सीन शिफ्ट होकर रात के 2 बजे के आसपास पहुंचा। वैसे तो बेबूजान ने रोज की तरह एप्पल खाए थे, बट बेबूजान उस तरफ जाना चाहता था जिस तरफ वो पिशाच हैवान जो कुछ भी था वो था। बेबूजान जानता है कि वो पूरी तरीके से निष्क्रिय होगा।
बेबूजान को याद आया कि किस तरह उसकी आंखें लाल लाल जल रही थी, वो कितना ज़्यादा गुस्से में था। उसकी बातें अभी भी बेबूजान को समझ में नहीं आई कि असल में वो भी उसका ब्राइड है या ग्रूम है। ब्राइड और ग्रूम कोई भी लिंग से यहाँ लेना देना नहीं। ब्राइड ग्रूम का मतलब एक पार्टनर और हमसफर से है जिस पर वो 100% अधिकार रखता है, और इसीलिए वो ज़्यादा अग्रेसिव हुआ क्योंकि बेबूजान वहाँ से बाहर गया। अभी बेबूजान कड़ियाँ तो जोड़ रहा था, पूरी बातें उसे अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। बेबूजान को फिर से फ्लैशबैक याद आया कि उसने फिर से बेबूजान के पैरों में कपड़ा बांधा। हालांकि बेबूजान जब ऊपर पहुंचा था यानी राजमहल में पहुंचा था तब उसका इलाज हुआ, लेकिन अभी भी पट्टियां बदलने की जरूरत यानी कपड़ा बदलने की जरूरत थी। तो उसने बेबूजान के पहले लेयर को अच्छे से उसके पैरों में बांधा। बेबूजान ने अपने हाथ के निशान को देखा। उसके हाथ में, एक हाथ में तो दांत के निशान थे, दूसरे हाथ में वो स्नैक का निशान बना हुआ था। सेम टू सेम। बेबूजान तो उसके बारे में उससे पूछना ही भूल गया। बेबूजान बमुश्किल ही खुद को खड़ा कर पाया और अपने फिंगर को फिराया आसमान में, मतलब कि हवा में, और चमकने वाली तितलियां बेबूजान के आसपास चमकने लगी। थोड़ा रोशनी हुआ तो बेबूजान दो कदम आगे बढ़ा। वह मुश्किल ही चल पा रहा था, बट उस जगह पहुंचा जहां वो हैवान पिशाच जो कुछ भी था या मोनस्टर था, जो कुछ भी था, वो लेटा हुआ था। वो अभी भी एक चादर में था। बेबूजान उसके पास बैठ गया। बेबूजान ने उसके बालों को देखा। तितलियों की रोशनी से उसका लिबास एटलीस्ट दिख रहा था। उसके बाल उसके गालों तक आ रहे थे, हालांकि उसका चेहरा खुला नहीं था। बेबूजान मन में सोचता है, इतना खूबसूरत चेहरा और इसके पीछे इतना खतरनाक कैरेक्टर। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं आज के ज़माने में, या फिर ऐसी भी पिशाच होते हैं। उसने आज तक जितनी भी पिशाचों की किताबें पढ़ रखी हैं, सब में पिशाच डरावने और बदसूरत होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इन सब चीज़ों को कैसे समझे। बेबूजान धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके सीने पर बने उस निशान को देखना चाहता है। हालांकि बेबूजान उसके पेट के उस निशान को देखा हुआ, बट स्टिल वो उसके सीने के निशान को देखना चाहता था। उसके सीने पर अजीब तरीके के कोड़े के निशान थे। बेबूजान को लगा ही था कि कुछ तो उसने उसके सीने पे देखा हुआ है, जो कि बहुत काले काले कलर के थे, यानी डरावने भी थे। ये किस चीज़ के निशान हो सकते हैं? बेबूजान ने मन में सोचा। और वो पूरी तरीके से पक्के से है कि अभी वो क्रिएचर, मॉन्स्टर या हैवान जो कुछ भी है, निष्क्रिय अवस्था में है, यानी चाहे जो कुछ भी हो जाए वो जागने वाला नहीं है। इसलिए बेबूजान ने उसके निशान को और करीब से देखना चाहा ताकि वो पूरी चीज़ों को समझ पाए। बेबूजान ने अपना हाथ उसके सीने के उस निशान पे रखा और जैसे बेबूजान की छुअन उसके बॉडी पर लगी, वो निशान चमकने लगा और बेबूजान चिल्लाकर पीछे जा गिरा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया। ये क्या था? बेबूजान ने अपने हाथ को देखा और अभी भी उसके सीने से वो निशान जो कि जल रहे थे या उसमें से रोशनी आ रही थी। तो बेबूजान को पूरे गुफा से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। हाँ मंगजन, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें ये नहीं करना था। मैं तुम्हें बददुआ देता हूँ। बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स हो रही थी और बेबूजान अपने कानों पर हाथ रख लेता है। हाँ मंगजन कौन है? हाँ मंगजन। बेबूजान ने तुरंत ही अपना चेहरा अपने कपड़े में घुसेड़ने की कोशिश की क्योंकि इस कदर उसके कानों में आवाजें जा रही थी और वहाँ कोई एक लोग नहीं बोल रहा था। ऐसे लग रहा था हजारों लोग बेबूजान पे टूट पड़े हैं। हजारों लोग उससे शिकायत कर रहे हैं। कौन है? कौन है? अपना मुंह बंद कर ले। बेबूजान चिल्लाते हुए अपने कानों को कस के दबाए हुए था, बट इसका कोई भी फायदा नहीं था। बेबूजान उसे मदद के लिए पुकारने लगा कि मेरी मदद करो, तुम ऐसे निष्क्रिय नहीं रह सकते हो, तुम डीएक्टिवेट नहीं रह सकते हो, तुम खून पीते हो। वो इतना दर्दनाक नहीं होता है जितना ये आवाजें मुझे डरा रही हैं। ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, मेरी मदद करो। बेबूजान पीछे तो हट गया था, बट मदद लेने के चक्कर से फिर से उस हैवान क्रिएचर या जो कुछ भी उसकी तरफ बढ़ा, वो अभी भी निष्क्रिय अवस्था में था। बेबूजान उसके चेहरे को पकड़ के जल्दी जल्दी जगाने लगा। मेरी मदद करो, वो सब मुझे मार डालेंगे, सब चिल्ला रहे हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेबूजान को बस आवाजें ही सुनाई दे रही थी और आवाजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बेबूजान
मर जाए डर के मारे कि तब मर जाए। उसने उसका चेहरा पकड़ के कई बार पुकारा, तुम मेरी बात सुन रहे हो? विभूतियान उसके कान में बहुत जोर से चिल्लाया और अगले ही पल उसकी आंखें खुली। उसने विभूतियान को बहुत हैरानी से देखा। उसने विभूतियान को खींचा और अपने सीने से लगा लिया, और जैसे ही विभूतियान उसके सीने से लगा, विभूतियान एकदम से शांत हो गया और एकदम से वो सारी आवाजें शांत हो गई। विभूतियान अभी भी पूरी तरीके से कांप रहा था। विभूतियान को उसने अपने सीने से लगाया हुआ था, मतलब बहुत क्लोज करके। डर के मारे विभूतियान कुछ बोल ना सका। वो पसीना पसीना हो गया, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी, उसके लिप्स थरथरा रहे थे। उसने कस के उस क्रिएचर हैवान जो कुछ भी था उसे पकड़ा हुआ था। विभूतियान, जो कि डर के मारे उसकी हालत खराब थी, लेकिन वो मन में सोच रहा था, किसकी आवाज थी, कौन सी आवाज थी? मुझे बहुत डर लगा और मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। उस क्रिएचर ने उसके दिमाग के थॉट को सेंस कर लिया। बीइंग ने उसके चेहरे को देखा, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो विभूतियान के लिए तब हुई। विभूतियान डर के मारे उसकी बाहों से भाग जाना चाहता था, जब विभूतियान की नजर उसकी आंखों पे गई। अब भी पूरी तरीके से उसकी आंखों की पुतलियां इंसानी पुतलियों की तरह थी। ना वो गोल्डन में थी, ना वो लाल में थी। वो पूरी तरीके से इंसान लग रहा था। इस वक्त उसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि वो इंसानों से अलग है। तो तुम्हारी आंखें? विभूतियान हैरान होकर उठते हुए उसे कहता है। बट उसने विभूतियान की कमर में अपना हाथ डाल लिया और अपनी तरफ पुश किया, और बस एक ही बात कहा, जिसे विभूतियान हैरान रह गया। सदियों बाद मुझे बहुत सामान्य महसूस हुआ है। सदियों बाद मैं पहली बार निष्क्रिय अवस्था से जागा हूँ। ये पहली बार है, उसने कहते हुए विभूतियान के सिर को पकड़ा। ऑलमोस्ट विभूतियान उसके ऊपर ही था और उसके चेहरे को अपनी तरफ पुश किया। विभूतियान का चेहरा फोर्सफुली उस क्रिएचर के चेहरे में जा लगा। ऑफ कोर्स विभूतियान के होठ उस क्रिएचर के होठों में जा लगे। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। काश मैं से 2 घंटे का दे पाती। काश मैं बस क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती। बस पेशेंस बना के रखिए, जल्दी ही मैं रिदम में लौट आऊंगी और काश मैं दे पाऊँ। मैं बहुत टायर्ड रहती हूँ, बीमार ना हो जाऊँ, इसलिए थोड़ा सा खुद का केयर कर रही हूँ। और वैसे भी जहाँ काम करो, ईमानदारी उसके प्रति होनी चाहिए। मतलब ऑफिस में अब नींद लेती रहूंगी तो ये ईमानदारी तो नहीं हुई। चीजें बिखर गई, कान की चीजें, मम्मा की चीजें, तबीयत, ये सारी चीजें, और धीरे धीरे चीजें काफी दबाव पूर्वक बन चुकी हैं। अब जाकर धीरे धीरे मैं उबरने की कोशिश कर रही हूँ। बस यही सोचती हूँ कि काश मैं 2 घंटे की स्टोरी दे पाऊँ। काश। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी अपने रिदम पे लौटूंगी। अपना ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल। बहुत सारे लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं, शायद वो नाराज हैं, शायद वो नहीं है, या शायद वो 1 घंटे का नहीं देखना चाहते। बट जो कोई भी है उसके लिए मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।